नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 10th के लिए है और इस वीडियो में हम आपको क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले क्रिया पर चर्चा हो चुकी है, क्रिया की परिभाषा आपको पढ़ा चुके हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बता चुके हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जो कि आपके वाच्य परिवर्तन में और पद परिचय में मुख्य रूप से पूछी जाती है। अब अगला जो टॉपिक है क्रिया में वो है रचना के आधार पर क्रिया भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया भेद पर चर्चा करनी है हमें। आपको एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं, व्यू जो होता है वो कम आता है। तो प्रयास ये करें कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को देखें और उसके बाद में उसको नोट करें अपनी उत्तर पुस्तिका में, कोर्स जिससे कंप्लीट होता रहे। आपका तो बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसको ध्यान में रखकर आप आज से ही तैयारी में जुट जाएं और विधिवत तैयारी करें, अच्छे ढंग से तैयारी करें, जिससे आपका जो है रिजल्ट अच्छा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। पहला है यौगिक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है समस्त क्रिया, चौथा है नाम धातु क्रिया और पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया, छठा है समापिका तथा असमापिका क्रिया, सातवां है पूर्वकालिक तथा तत्कालिक क्रिया और आठवां है अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये है रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। 8 भेद हैं: यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, समस्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, समापिका तथा असमापिका क्रिया, पूर्वकालिक तथा तत्कालिक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अब पहली क्रिया पर चर्चा करनी है कि यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। यौगिक शब्द आपने सुना होगा। यौगिक शब्द यानी जो दो शब्दों से मिल करके जो शब्द बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? यौगिक शब्द। वाचन धन आलय, विद्या धन आलय, पुस्तक धन आलय। ठीक है, ये शब्द, रसोई घर, ये सारे शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि यौगिक क्रिया यानी जहां दो क्रियाएं हों। कैसी क्रियाएं हों? जहां दो क्रियाएं आपस में साथ में एक वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों और उसके बाद में दोनों क्रिया मिल करके, क्रिया दो हों और दोनों क्रिया मिल करके मुख्य क्रिया का काम करें, जिसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया का काम करें, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। एक पहचान इसकी और होती है कि जो पहली क्रिया होती है इसकी, वो पूर्णकालिक क्रिया होती है और वाक्य में जब यौगिक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसके बीच में जो कर शब्द होता है वो कर शब्द का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लिख दें एक कि मोहन सामान रख गया। अब रख गया में यहां कर शब्द का जो है क्या है? लोप है। ठीक, तो यौगिक क्रिया दो क्रियाएं होती हैं। इसकी परिभाषा जो है कि यौगिक क्रिया दो क्रिया होती है। परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है आपको कि यौगिक क्रिया दो क्रिया होती है जो दोनों मिलकर के मुख्य क्रिया का कार्य करती है। पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया होती है और इसका वाक्य में प्रयोग करते समय कर शब्द का लोप हो जाता है। जैसे मुझे सामान लेकर जाना है, मोहन सामान रख कर गया, या अभी कह दिया जाए कि मैंने पत्र लिख भेजा है, आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, वो बड़ी बहादुरी से जो है अपराधियों को मार गिराया, तो मार कर गिराया, यानी कर शब्द का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जहां कर शब्द का लोप हो जाता है और दोनों क्रिया मिलकर के मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं, वहां यौगिक क्रिया उसे कहते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। अब दूसरी जो आपकी क्रिया है संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया भी दो धातुओं से मिलकर यानी दो क्रियाओं से मिलकर बनती है। इसको भी संयुक्त का मतलब भी आप जानते हैं, जोड़ा, संयुक्त। जैसे आपने पढ़ा होगा कि छोटा परिवार संयुक्त परिवार,
तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, यानी क्रिया की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए संयुक्त क्रिया को कहते हैं कि दो क्रियाओं का योग यहां भी होता है। संयुक्त क्रिया में भी दो धातु होते हैं या दो क्रिया होती हैं, और उन दोनों क्रियाओं में लेकिन यहां समस्या जो है, मतलब इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता होती है कि यहां दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो क्रिया का मुख्य अर्थ केवल पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। क्रिया तो दो होती है, दो क्रियाओं के योग से भी संयुक्त क्रिया बनती है, लेकिन क्रिया का जो मुख्य अर्थ होता है वो पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। और इसका जैसे उदाहरण हम आपको दें कि चल देना, खा लेना, पी लेना, ये इसके उदाहरण है। ठीक, तो संयुक्त क्रिया में भी एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियाएं होती हैं या दो धातुएं होती हैं, लेकिन मुख्य क्रिया का अर्थ समझने के लिए पहली क्रिया ही प्रयोग में लाई जाती है, यानी पहली क्रिया के द्वारा ही मुख्य क्रिया का अर्थ बोध होता है। अब इसके बाद है समस्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? समस्त क्रिया। समस्त क्रिया आप जानते हैं कि यहां भी समस्त क्रिया भी दो धातुओं से बनती है। कितनी धातुओं से बनती है? दो धातुओं से बनती है, लेकिन इस क्रिया में समस्त शब्द आया है, और समस्त शब्द आप पढ़े होंगे समास में, समस्त पद को ही समास कहते हैं। तो इस क्रियाओं में, इन क्रियाओं में क्या होता है, समास हो जाने के कारण, क्या हो जाने के कारण, समास हो जाने के कारण दोनों क्रियाएं अपने अपने अर्थ को स्पष्ट करती हैं, अपने अपने अर्थ को प्रकट करती हैं, किसी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर नहीं होती है, इसीलिए इसे समस्त क्रिया कहते हैं। और समस्त क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें समास होता है, और समास की परिभाषा है कि समस्त पदानाम एकपदी भवनम समासः, यानी समस्त पदों का ही एक पद होना समास कहलाता है, और समस्त पद को ही क्या कहा जाता है, समासिक शब्द कहा जाता है। तो जैसे अभी उदाहरण दिया जाए कि सीता उठ बैठ सकती है। अब उठ बैठ यानी उठ भी सकती है, बैठ भी सकती है, दोनों क्रियाएं अपने अपने अर्थ को प्रकट कर रही हैं। या कह दिया जाए मोहन चल फिर सकता है, सोहन आजकल पढ़ लिख नहीं रहा है, बच्चा आजकल खा पी नहीं रहा है। तो ये सब उदाहरण, खा पी, चल फिर, उठ बैठ, पढ़ लिख, मतलब दो क्रियाएं, पढ़ना लिखना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं, दोनों क्रियाएं एक साथ आती हैं, लेकिन दोनों क्रियाओं का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। दोनों क्रिया अपना अर्थ अलग अलग रूप में प्रकट करती हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करती हैं, इसीलिए इसे समस्त क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? समस्त क्रिया कहते हैं। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऊपर की तीनों क्रियाओं में, यानी यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और समस्त क्रिया, इन तीनों क्रियाओं में दो क्रियाएं होती हैं, यानी दो धातुओं के योग से, दो क्रियाओं के योग से ये क्रिया बनती हैं। पहले में जो है वो जो यौगिक क्रिया होती है वहां दोनों क्रिया साथ में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया होती है और कर शब्द का लोप हो जाता है। दूसरी क्रिया क्या है कि पहली क्रिया ही पूर्ण मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, और दूसरी क्रिया जो है पहली क्रिया पर निर्भर होती है। तीसरी समस्त क्रिया में क्या है कि दोनों क्रियाएं अपने अपने अर्थ को प्रकट करती हैं। अब चौथी है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, इस क्रिया का अर्थ है नाम धातु क्रिया, इसलिए कहा गया क्योंकि जब संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रत्यय लगा करके जब क्रियाएं बनती हैं तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब इन क्रियाओं के संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, इन विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगा दिया जाए और क्रिया बना दिया जाए तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसीलिए इन क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हम देख लें उदाहरण, जैसे एक शब्द ले लें संज्ञा का कि शरम। अब
शर्म, शर्म ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी हम शर्म लिखते हैं, ठीक है। अब शर्म शब्द से हम क्रिया बनाएंगे तो ना प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा शर्माना। जैसे हम लिख दे लालच, और लालच से अगर हम क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा ललचाना, ठीक है। ऐसे अगर हम विशेषण से लें तो विशेषण भी होता है कि जैसे विशेषण शब्द हो गया गरम, और गरम से हम जो है अगर क्रिया बनाएंगे प्रत्यय लगा करके तो हो जाएगा गरमाना, ठीक। या अभी हम शब्द ले ले लंगड़ा, ये भी विशेषण शब्द है, और लंगड़ा से हम क्रिया बनाएंगे तो हो जाएगा लंगड़ाना। क्या हो जाएगा? लंगड़ाना, ठीक। ऐसे अगर हम जो है सर्वनाम से लें अपना, और अपना से अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा अपनाना। दोहरा, दोहरा से अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा दोहराना। तो यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जब हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, एक बार इसको आप देख सकते हैं दोबारा, क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा। प्रेरणार्थक क्रिया, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित कर रहा हो, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को जब प्रेरित करता है तो उस प्रेरित करने के लिए जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हम दे दें प्रेरणार्थक क्रिया के कि मोहन घोड़ा दौड़ा रहा है या दौड़ाता है, ठीक। तो एक संज्ञा मोहन हो गया, दूसरा संज्ञा हो गया घोड़ा। अब एक संज्ञा क्या है? प्रेरक है, दूसरी संज्ञा क्या है? प्रेरित संज्ञा है, और ये दौड़ाता या दौड़ रहा है क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी मोहन के द्वारा घोड़ा दौड़ाया जा रहा है, दूसरे संज्ञा को प्रेरित किया जा रहा है, जैसे सोहन चिड़िया उड़ा रहा है। तो चिड़िया को प्रेरित कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है, और वो उड़ा रहा है जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है, पिलवाती है या पिलवा रही है, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है कि आया को माँ प्रेरित कर रही है और वो बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जहां एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करती है और उसके बाद जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब है समापिका या असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वह दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वह दौड़ रहा है। या और उदाहरण देख लें, मैं दिल्ली गया, मैं गोंडा गया, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। यानी जो क्रिया वाक्य को समाप्त कर देती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? समापिका क्रिया कहते हैं। और असमापिका क्रिया के बारे में बताया गया कि यह वाक्य को समाप्त नहीं करती, अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। वाक्य को समाप्त नहीं करती हैं, वाक्य के बीच में प्रयुक्त करती हैं। जैसे वह चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा, मैदान में खेलते हुए बच्चे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे वाक्य, सोहन पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, मोहन खेलता हुआ अच्छा लगता है। तो ऐसे वाक्य यानी जो क्रियाएं वाक्य को समाप्त करने के बजाय वाक्य में अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं या बीच में प्रयुक्त होती हैं उन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि वह चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा, ठीक।
तो समापिका क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त करती है, और असमापिका क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य में अन्यत्र प्रयुक्त होती है, यानी बीच में प्रयुक्त करती है, वाक्य को समाप्त नहीं करती है। अब अगली है पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया यानी मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया यानी जो मुख्य क्रिया से पूर्व क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया आलिया पढ़कर सो गई, पढ़कर सो गई। अब मुख्य क्रिया क्या है? सोना, और पहली क्रिया उससे क्या है? पढ़कर। तो यह पढ़कर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और अगला उदाहरण हम दें तत्कालिक क्रिया का। तो तत्कालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया के समय में अंतर नहीं होता। तत्कालिक शब्द आप जानते हैं, तत्काल जिसे कहते हैं। तो तत्कालिक क्रिया, तत्काल शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मान सकते हैं आप कि तुरंत जो क्रिया हो, यानी मुख्य क्रिया में और तत्कालिक क्रिया में अंतर ना हो। जैसे हम लिख दें कि राम आते ही सो गया। अब बल किस शब्द से पढ़ रहा है? बल ही शब्द से पढ़ रहा है। जब हम आपको अभिकारी पढ़ाएंगे तो हम आपको निपात पढ़ाएंगे। ये ही शब्द क्या है? निपात है। निपात का मतलब शब्द पे बल दे रहा। आते ही सो गया, यानी मुख्य क्रिया में और तत्कालिक क्रिया में कोई अंतर नहीं रह गया। आया और सो गया, तुरंत सो गया, तत्काल सो गया। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तत्कालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? तत्कालिक क्रिया कहते हैं, जो मुख्य क्रिया से पहले होती है लेकिन मुख्य क्रिया में और उसमें समय का अंतर नहीं होता, तत्काल होती है। अब अगला है सबसे लास्ट आपका अनुकरणात्मक क्रिया, जो क्रिया अनुकरण करके बनती है। अनुकरणात्मक क्रिया बनती कैसे है? अनुकरणात्मक क्रिया में कहा कि कुछ क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनती हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर बनती है। जैसे किसी जानवर के आवाज की ध्वनि हो या किसी व्यक्ति के आवाज की ध्वनि हो। जैसे मेढक टर टर करता है तो कहते हैं मेढक टर्राता है। घोड़ा हिनहिनाता है तो कहें घोड़ा हिनहिनाता है। हिन हिन शब्द से हिनहिनाना। गाय रंभाती है तो उसे रंभाना। ऐसे जो है, या दरवाजा खटखट करता है तो खटखटाना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, यानी किसी ध्वनियों के अनुकरण से जो क्रिया बनती है, तो उसे हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खट खट की आवाज आई तो हमने इसकी क्रिया जब बनाई तो हो गया खट खटाना। घोड़ा हिन हिन करता है तो हिन हिन, और इससे बना क्या? हिन हिनाना। ठीक। जैसे बकरी की आवाज में है तो हम इससे बनते हैं मिमियाना। ठीक। ऐसे ही ध्वनियों के अनुकरण से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। एक बार जो है सबसे लास्ट से ऊपर तक जाते हैं दोबारा रिवाइज करने के लिए। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पूर्व होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और तत्कालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया से पूर्व होती है लेकिन मुख्य क्रिया और तत्कालिक क्रिया के समय में अंतर नहीं होता है, उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त करती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। असमापिका क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त नहीं करती जबकि वाक्य के बीच में प्रयुक्त होती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया कहते हैं कि जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करता है तो उसे
निरार्थक क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं, वह क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। समस्त क्रिया यानी वह क्रिया जो समास जिनमें सामासिक शब्द हो जाता है, जो दोनों क्रियाएं अपना अपना अर्थ प्रकट करती हैं, उन्हें समस्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया जो दो क्रियाएं आपस में बनती हैं लेकिन मुख्य अर्थ प्रकट करने के लिए पहली क्रिया का प्रयोग किया जाता है, पहली क्रिया से स्पष्ट होता है उसका मुख्य अर्थ, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जो दो क्रियाओं से बनती हैं लेकिन पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया होती है, और जब इन क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है तो कर शब्द का लोप हो जाता है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आपका रचना के आधार पर क्रिया के भेद जो है वो समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो आएगा क्लास 10th के लिए, उसमें हम अभिकारी शब्द आपको पढ़ाएंगे, जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें निपात पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो शेष बचेगा आपका वचन बचेगा, कारक बचेगा, लिंग बचेगा, काल बचेगा, फिर उस पर चर्चा किया जाएगा, तब आपको पद परिचय बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।